ये एग्ज़िबिशन जेका आहे उहा स्टूडेंट्स जे तरफ़ों आहे जेका ऑर्गेनाइज़ कराईंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ सभु टीचर्स कराईंदा आहिनि जनरली हिन माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट में अंडर द सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऐं इहा हिकिड़ी लाइवली हेल्दी एक्टिविटी आहे स्टूडेंट जे लाइ। इन में इन्हनि जी एकेडमिक जेका आहे उहा प्रमोट थींदी आहे, इन्हनि खे हिकिड़ो माइंड में क्रिएटिविटी पैदा थींदी आहे त अॻिते हली असांखे फ्यूचर में कहिड़े कहिड़े प्रॉब्लम सां फेस करिणो आहे जेके उहे हिन प्रोजेक्ट में उहो पाण डिस्क्राइब कंदा आहिनि पहिरियों, उनजी इम्पोर्टेंस बि ऐं उनजे कॉन्सिक्वेंसिस बि। ऐं इन करे इहे इन्हनि खे मोटिवेट करण जे लाइ, इन्हनि खे इनकरेज करण लाइ स्टूडेंट एक्टिविटी जो रुझान कयो वेंदो आहे ऐं इहा ॾाढी सुठी एक्टिविटी आहे ऐं हिकिड़ो तमामु सुठी एक्टिविटी आहे, हेल्दी एक्टिविटी। इन सां स्टूडेंट्स खे हिकिड़ो मौक़ो मिले थो त हू पंहिंजे स्किल्स खे, कैपेबिलिटीज़ खे ऐं जेको उन्हनि में पोटेंशियल आहे उनखे एक्सपोज़ कनि ऐं ॾिसनि त हू अॻिते फ्यूचर में जेके बि मसइला थींदा उन्हनि खे कीअं फेस कंदा, त हिननि मां हिननि खे ॾाढो तजुर्बो हासिलु थींदो। अॼु असां डिफरेंट स्टूडेंट्स जा जेके पोस्टर्स आहिनि उन्हनि ते वियासीं ऐं उन्हनि खां क्वेश्चन्स वग़ैरह उन्हनि खे कम्युनिकेट कयोसीं। उन्हनि सां कम्युनिकेशन त लॻो त स्टूडेंट्स इलाही माना सुठे नमूने सां कम्युनिकेट कयो ऐं उन्हनि खे इलाही पंहिंजी नॉलेज हुई इन जे बारे में त हीउ अॼु जो जेको तजुर्बो उन्हनि खे थींदो इहो इलाही फ़ाइदेमंद थींदो। This is our second poster exhibition and the first debate competition. Basically, the theme revolves around the two concepts in microbiology. One is concerned with the human health and a clinical aspect. The other one concerned with the industrial aspects and the concern with the business, research and innovations in microbial technology. We have a debate competition on the bioethics and science, which is a general theme, in which one group is debating on the genetically modified crops, whether they are good or bad for the human consumption or for the human life. The other one is about the stem cell research, embryonic stem cell research. So in the whole world there is a debate going on whether the stem cell research has got some ethical implication. Should it be employed or not? Should it be carried out or not? And here there are almost 9 poster exhibitions which describes well about the different fields in microbiology related to the clinical and the industrial aspects. And our themes is the focus on the innovations in microbial technology, like food fermentation technology, microbial microbes role in the environmental biotechnology, and in recombinant applications of the microbes in the recombinant DNA technology. So there are a variety of the themes, and the students of the microbiology batch 2021, they have done a lot of the hard work in executing their projects, and I think that these activities would encourage them or would help them. तो हमें सिर्फ जो है यही पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो ज़्यादातर जो है उसके डिसएडवांटेजेस में आता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है विनेगर, योगर्ट, अल्कोहल, पिकल, और इसके अलावा बहुत जो है ना हमें फूड वैरायटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके देते हैं। इसके अलावा हमारी जो फूड इंडस्ट्री है वो 70 to 80% जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो है वो चलाते हैं। लाइक आवर फूड इंडस्ट्री इज़ नथिंग विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्मेंटेशन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को बेसिकली डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे हमारी लाइव फर्मेंटेशन हो रही है, जिसमें हमने यीस्ट यूज़ की है विद शुगर। तो आप देख सकते हैं जिसमें हमने यीस्ट यूज़ की है वो जो है वो फर्मेंट हो गया है, और जिसमें हमने सिंपल यीस्ट यूज़ की है विदाउट शुगर तो वो जो है फर्मेंट नहीं हुआ है।
तो हमने बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एंड प्रोडक्ट्स। ये हमने क्यों बनाया, मतलब जब हम जो फूड्स वगैरह हैं आजकल उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले नेचुरली फूड्स वगैरह होते हैं तो वो मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको हम उनके डीएनए में कोई और जीन हम उनके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं ताकि वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, मतलब उनको हर्बिसाइड्स हर्ब्स वगैरह हो या पेस्ट वगैरह हो उनको जो है वो नुकसान ना दे सके। हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। जिस तरह से यहाँ पर इस पोस्टर में देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि वो पैरासाइट्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी पूरी जीआईटी की, वो कौन कौन से, उनकी क्लासिफिकेशन कौन सी और इनके फॉर्म्स कौन से। तो मेनली यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि है कौन से हमारे पास पैरासाइट्स, और मतलब इनकी क्लासिफिकेशन जो है दो चीज़ में की गई है, एक मेटाजो होती है और एक प्रोटोजो होती है। तो प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि मेटाजोआ जो है ना वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पर हमने इसके एलेबोरेशन भी करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोगों ने बताया कि कौन कौन से हैं, और यहाँ पर पूरी लिस्ट है कुछ कॉमन उन प्रोटोजोआ की जो, और वो उनकी डिजीजेस भी हैं जो कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जियार्डिया है, वो कॉज करते हैं जियार्डियासिस। उसके बाद ये मेटाजोआ हम लोगों ने बताया हुआ है, जिसमें उसकी कॉमन हम लोगों ने बताया कौन कौन से मेटाजोआ होते हैं और वंस अगेन की कौन सी डिजीजेस वो कॉज करते हैं। मेरा नाम फलक नाज है और हमारा जो टॉपिक है वो ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशिएंसी है। अच्छा, ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशिएंसी होती क्या है? ये जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जब भी हमारे पास जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं और जब भी हमारे पास टिश्यू डैमेज होता है या फिर इन्फेक्शन कोई होता है तो वहाँ पे एक्सट्रावाइजेशन के जरिए जो है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ ट्रैवल करते हैं। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जो ट्रैवल करते हैं वो डायपेडेसिस भी कहलाता है। ये दोनों सेम ही नेम है। इस प्रोसेस के अंदर ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस होता है और इसके अंदर जो है हमारे पास ल्यूकोसाइट की एडिशन जो है वो इंक्लूड होती है। ये एडिशन जो है वो ल्यूकोसाइट्स की हमारी जो वेस्कुलर लाइनिंग है उसके अंदर मौजूद होती है। अब ये जो ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशिएंसी है ये हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए होती है। ये जो मैकेनिज्म है वो ल्यूकोसाइट एडिशन का इसमें हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो कि कैप्चर, रोलिंग, एडिशन और माइग्रेशन होती है। आई एम अब्दुल हसीब। आज हमारा प्रेजेंटेशन मतलब पोस्टर टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट, यानी माइक्रोब्स का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो माइक्रोब्स होते हैं इसके हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव ऐसे होते हैं जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो गए, एल्गी होगी, फंजाई होगी, प्रोटोजोआ हो गए। ये हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पॉइलेज करवाते हैं, फंजाई होते हैं स्पॉइलेज करवाते हैं। वैसे ही कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमारी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, सॉइल फर्टिलिटी है, इसको इंक्रीज़ करने में बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। Our topic is recombinant applications of recombinant DNA technology। हमने ये टॉपिक क्यों डिसाइड किया है, क्यों सिलेक्ट किया है, इसका पर्पस है कि इस टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े जो है रोल प्ले हैं हमारी फील्ड में, हमारे इन्वायरमेंट में। अब जो है एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट एंजाइम को यूज़ करके हम क्या करते हैं, DNA को आइसोलेट करते हैं और जो है डिफरेंट स्पीशीज़ में जो है इंसर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्पीशीज़ जो है इन्वॉल्व होती हैं। एक स्पीशीज़ जो कि इंसुलिन की ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रही है, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक स्पीशी है जो कि इंसुलिन की ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रही है, उसके जीन को हम दूसरे सेल में जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब वो सेल जो है जल्दी जो है ग्रो करने वाला सेल है। अब जैसे ही वो सेल ज़्यादा ग्रो करेगा तो हमें जो है वो चीज़ जो वो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। अब ये जो एप्लीकेशन है हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम जो है खुद को और लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, जिसमें जो है हमारी जो है ड्रग डिज़ाइन एंड वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन है, डिफरेंट ड्रग्स जो है हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल की प्रोडक्शन जैसे CNG हो गया, LPNG हो गया, इथेनॉल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में जो है हमारे इस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का रोल प्ले है। आजकल हमें पता है कि क्रॉप्स को जो है वो फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, एग्रोकेमिकल्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें जो हमारी क्रॉप्स होती है ना उनके अंदर कुछ केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो बेसिकली हम कहते क्या है कि हम इस तरीके से मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको उनके जीन को एक्सट्रैक्ट करके इन जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर हम उनको इंसर्ट करवा देते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप्स अब प्रोड्यूस हों वो उन पेस्टिसाइड्स वगैरह के रेजिस्टेंट हो, मतलब उनके अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो हमें हाई यील्ड तो दें, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी दें।
हमारे ग्रुप ने रिप्रेजेंट किया है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन माइक्रोबायोलॉजी फील्ड कि आप माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको अर्निंग सोर्सेज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में आप अर्निंग सोर्स पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट आप फील्ड्स देख सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में आप जब बीएससी एमफिल कर लेते हो उसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एंड फॉरेंसिक साइंस, इसके अलावा एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड वाटर टेस्टिंग एंड एनालिटिकल बायोलॉजी, ये सब जो है ना बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी की ही रिलेटेड फील्ड्स हैं। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हो तो उसके बाद आप इन सब फील्ड्स में से एज अ अर्निंग सोर्स पे काम कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, तो इसमें आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जिसमें आप न्यू ट्रीटमेंट्स भी डेवलप कर सकते हैं कि किस तरह से अगर हम कोई डिजीज़ है जो कि पेंडेमिक या एंडेमिक लेवल पे है उसको ख़त्म करने के लिए, उसका स्प्रेड ख़त्म करने के लिए उसको किस तरह से हम प्रिवेंट वगैरह कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉम्बीट करके। देन हमारे पास हेमाटोलॉजिस्ट है, हेमाटोलॉजिस्ट वो भी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से अगर हमने स्टडी की है, फिर हेमाटोलॉजिस्ट अगर बनते हैं तो वो ब्लड बोर्न डिजीज़ और ब्लड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डायग्नोज हैं, डिजीज़ हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उन सब पे काम कर सकते हैं। They say that when a human is in one of its developmental stages called blastocyst, we can extract some special cells from it. These cells are called embryonic stem cells.